इस पैंडेमिक में बहुत कुछ चेंज हुआ है। एक जो पहले चीज़ें आसान लगती थी, जिसे हम टू बी ग्रांटेड लेते थे, वो अभी वैसे नहीं रही हैं, चेंज हो गई हैं। अभी स्ट्रगल है जो वो अपनी रियल शेप में आ रहा है कि हाउ ए ह्यूमन बीइंग स्ट्रगल्स फॉर इट्स लाइवलीहुड। और बहुत सारी चीज़ें जो इनर्शिया की तरह माइंड में चलती रहती हैं कि एज इट इज़ ही रहेगा, वो अभी चेंज हो रहा है। और जो लोग उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी आसानी से नहीं चेंज कर पा रहे हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और एक्चुअली हमें वो भी सीखना चाहिए कि कैसे हम चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हैं, न्यू एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकते हैं। न्यू स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम न्यू स्किल्स की बात करते हैं तो उसमें आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पब्लिक स्पीकिंग। अगर हम लोगों से बात कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, जो हम वाकई में कहना चाहते हैं, जो हम माइंड में सोचते हैं कि हाँ मैंने ये बात करनी है, कहनी है, लेकिन उसको बोलने का जो तरीका है, उसको बोलने की स्किल्स हैं, लोगों ने अभी ऐसा सीखा नहीं है ज़्यादा, तो वो लर्न करने का भी बहुत अच्छा टाइम है। मैं पब्लिक स्पीकिंग तो नहीं सिखाता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें ज़रूरी है और मेरे प्रोफेशन में टीचिंग में इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और अगर मैं अच्छी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नहीं रखता हूँ तो मैं अच्छा टीच नहीं कर पाऊँगा। बिकॉज अभी जो टीचिंग है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में चली गई है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको इंटरैक्टिव जो है, इंटरैक्टिवनेस आपकी आपको बनाए रखनी है। चाहे सामने स्टूडेंट बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, फिर भी हमें इंटरैक्टिव स्किल्स अपनी बनाए रखनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैं जैसे क्लासरूम में पढ़ाता था पहले, तो आई नो द फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ चिल्ड्रंस के मेरे एक एक वर्ड पे वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उस रिएक्शन के बेस पे अगला सेंटेंस कैसे बोलना है, कितना फोर्स रखना है, कितना पॉज रखना है, कहाँ पे जो बोलने बात करते करते कहाँ पे थोड़ा सा लाइट मोमेंट रखना है, कहाँ पे थोड़ा और इंटेंस डीप जाना है, कंसेप्चुअली माइंड को पकड़ना है स्टूडेंट्स के। ये सारी चीज़ें अभी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पा रहे, लेकिन स्टिल आई फील दैट यू आर देयर एंड यू आर लिसनिंग टू मी। तो मैं उसी तरह से अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए कोशिश करूँगा कि हमारी जो टीचिंग है वो वैसी ही रहे जैसी मैं क्लासरूम में पढ़ाता था। बाकी टीचर्स के लिए भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते वक्त हो सकता है उन्हें मुश्किल आ रही हो, वो भी इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि हाउ टू really adapt this digital technology, digital way of teaching। किस तरह से हमें ये अच्छे वे में करना तो है ही, अच्छे वे में कैसे करना है। तो एक्चुअली मैं माई सेल्फ प्रभजोत और मैं ये केमिस्ट्री टीच करता हूँ। मेरा जो एक्सपर्टाइज है वो जैम और नेट जेआरएफ की तैयारी करवाना है, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ केमिस्ट्री आ जाता है, जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाते हुए मुझे हो गए हैं 6 साल हो गए हैं। My PhD is about to finish, PhD in nanoscience। So मेरा टीचिंग में साथ साथ पैशन था, इंटरेस्ट था, तो I continued my teaching along with my research। I have published 5 papers in reputed journals। You can go to my profile also if any student want to learn about the research and how to pursue a career in research in chemical sciences, which is a interdisciplinary science now। And actually my field is nanoscience, which is actually an interdisciplinary field where I have published the physics part also and biology part also। So we need to learn every science together in this era। तो मैं उसकी बात भी अपने लेक्चर्स में करता रहता हूँ जब भी टाइम मिले। तो आई विल आल्सो टॉक अबाउट दिस थिंग्स, बट जो केमिकल साइंसेस का जो एग्ज़ाम है, जिसमें आप मास्टर्स के बाद नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करते हो,
मास्टर्स के सेकेंड ईयर से आप ये एलिजिबल हो जाते हो कि आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो और इसको क्लियर कर सकते हो। सो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि ड्यूरिंग मास्टर्स के जो आपके 2 साल हैं उसमें आप ज़रूर इसकी प्रेपरेशन करते रहो, ताकि आसानी से जब भी आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो तभी आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सको, और साथ के साथ ही आप या तो इससे आप पीएचडी में एनरोल हो सको विद फेलोशिप। अगर आप जेआरएफ करते हो तो आप फेलोशिप के साथ पीएचडी में एनरोल हो सकते हो, और पीएचडी जो है 2021 से ये कंपल्सरी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड नाउअडेज। पीएचडी करते हो आप और बिना जेआरएफ के तो वो थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें आपको फेलोशिप नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। और फाइनेंशियल सपोर्ट आज के टाइम में जब पीएचडी की एज हो जाती है, जिस एज में हम पीएचडी करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो। तो जिस फैमिली से, जैसी फैमिली से मैं आता हूँ, या तो इट इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट कि हम जेआरएफ से ही पीएचडी करें। उससे आप मेंटली थोड़ा साउंड रहते हो, रिसर्च पे अच्छा ध्यान दे सकते हो अपना। तो बीएससी के टाइम पे अगर बच्चे जैम की तैयारी करें तो वो भी उन्हें आईआईटी और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में इंटीग्रेटेड एमएससी प्लस पीएचडी करने के लिए एलिजिबल कर देता है, अगर आप जैम क्लियर करते हो, जो कि बीएससी के बाद होता है। तो बीएससी में भी आपके पास 3 साल हैं, इन 3 साल को यूटिलाइज करना चाहिए और जैम की तैयारी करनी चाहिए। आप कॉलेजेस की फीस तो देते ही हो, उसमें बुक्स आप वही पढ़ते हो जो इम्पोर्टेंट हैं जैम के एग्ज़ाम के लिए। सेम सिलेबस आपको आता है जैम में जो बीएससी में पढ़ते हो। बस हम मिस क्या करते हैं, हम मिस करते हैं डेप्थ, कंसेप्ट की डेप्थ को मिस करते हैं, और उस डेप्थ पे क्वेश्चन आते हैं जैम और नेट में, जो डेप्थ हम मिस कर जाते हैं, तो इसीलिए हम ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन एवरी स्टूडेंट कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम के इतने कैरियर के इतने खुल जाते हैं रास्ते इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, कि आई थिंक फिर आपको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। और इसमें क्योंकि यहाँ तक जाते जाते इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है, तो आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो, वेदर इट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, आप न्यूक्लियर मेडिसिन, यू नेम इट, और आप उसमें जा सकते हो केमिस्ट्री के साथ ऐसे पीएचडी करके। तो with this we'll talk about the topics which we teach in this course, और उन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आप अपने सजेशंस दीजिए। तो सी यू सून, थैंक यू।